वेलकम टू आइडवर्स। आज हम शुरू कर रहे हैं लीगल प्रोसीजर चैप्टर का सेकंड टॉपिक, इंक्वेस्ट, एविडेंस एंड विटनेसेस। फर्स्ट टॉपिक जो था कोर्ट्स एंड देयर पावर्स, हमने इसके पहले वीडियो में कवर कर लिया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? तो इन प्लस क्वेस्ट, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है वर्ड इंक्वेस्ट। यहाँ पर इन का मतलब होता है इनटू और क्वेस्ट का मतलब होता है टू सीक। इसका ओवरऑल मीनिंग होता है एन इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ एन अननेचुरल और सडन डेथ। मतलब किसी की अननेचुरल या सडन डेथ हो जाती है तो उसमें जो लीगल इंक्वायरी होती है उसी को यहाँ पर इंक्वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसके चार टाइप्स बताए गए हैं। सबसे पहला है पुलिस इंक्वेस्ट, सेकंड मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, थर्ड कोरोनर्स इंक्वेस्ट एंड फोर्थ मेडिकल एग्जामिनर। ठीक है, ये चार टाइप्स को हम वन बाय वन इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं पुलिस इंक्वेस्ट। पुलिस इंक्वेस्ट आता है अंडर सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी, कैरिड आउट बाय पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। मतलब जो भी पुलिस इंक्वेस्ट को कैरी आउट करेंगे उनकी रैंक पुलिस सब इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर या पुलिस सब इंस्पेक्टर रैंक होनी चाहिए। लेकिन हाउएवर इट इज कंडक्टेड बाय अ हेड कांस्टेबल इन सर्टेन केसेस। लेकिन कुछ सर्टेन केसेस में जो पुलिस हेड कांस्टेबल होते हैं वो भी पुलिस इंक्वेस्ट यहाँ पर कैरी आउट कर सकते हैं। अब द पुलिस ऑफिसर कंडक्टिंग दिस नोन एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। मतलब जो भी पुलिस ऑफिसर पुलिस इंक्वेस्ट कंडक्ट करते हैं उनको यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहा जाता है। इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में आईओबी कहा जाता है। इट इज द मोस्ट कॉमन इंक्वेस्ट इन इंडिया। ये इंडिया का सबसे मोस्ट कॉमन इंक्वेस्ट कौन सा है? तो है पुलिस इंक्वेस्ट। ठीक है, पुलिस इंक्वेस्ट की प्रोसीजर क्या क्या होती है ये अब हम इसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी सडन सस्पिशियस डेथ, मतलब किसी की अगर सडन डेथ हो जाती है तो उसके बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद पुलिस नोट्स द डिटेल इन डेली डायरी, मतलब पुलिस की जो डेली डायरी होती है उनमें वो डिटेल वहां पर नोट करते हैं। इसके बाद इन्फॉर्म टू नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, जो उनके सबसे नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होंगे उनको इन्फॉर्म करेंगे, वो उनको जानकारी देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पुलिस गो टू सीन ऑफ क्राइम प्लेस, मतलब जहां पर क्राइम हुआ होगा वहां पर पुलिस खुद जाएंगे और वहां पर जाकर पुलिस करते हैं द पंचनामा। तो पंचनामा क्या होता है? तो आईओ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिस्पॉन्सिबल पर्संस ऑफ द एरिया कॉल्ड एज पंचायत। मतलब दो या दो से ज्यादा ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिए जाते हैं जिनको वहां पर पंच कहा जाता है और ये सब मिलके वहां पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पंचनामा कहा जाता है। पंचनामा इज अ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड इन टू कॉपीज। ये दो कॉपीज में तैयार किया जाता है और ये हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, अब पंचनामा में क्या क्या इंक्लूड होता है ये अब हम इसके बाद देखते हैं। तो इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम का सीन वहां पर नोट किया जाता है। कॉज ऑफ डेथ अगर पता होगा तो वो वहां पर नोट किया जाता है। प्रेजेंस ऑफ एनी इंजुरी और बॉडी, बॉडी के ऊपर कुछ इंजुरीज होंगी तो वो भी वहां पर नोट किया जाता है। इसी सब इंफॉर्मेशन को हम पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहला होता है नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ पीपल हु गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी, मतलब जिन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर बॉडी है या डेड बॉडी है उनका वहां पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है पीपल हु आइडेंटिफाई द बॉडी, मतलब जो पीपल बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बॉडी किसकी है उनकी इन्फॉर्मेशन वहां पर लिखी जाती है। थर्ड पंचास, मतलब जो पंच वहां पर विटनेस होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन वहां पर लिखी जाती है। और बॉडी का मतलब बॉडी जिसकी है उनका नेम, एज, सेक्स, एड्रेस और उन्हीं के साथ साथ टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वहां पर डेड बॉडी के लिखे जाते हैं। मतलब बॉडी को आइडेंटिफाई कैसे किया तो उसी के टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी वहां पर लिखे जाते हैं। द प्लेस, डायरेक्शन एंड पोजिशन ऑफ डेड बॉडी, मतलब वो डेड बॉडी हमें कहाँ मिली, किस डायरेक्शन में मिली और किस पोजिशन में मिली पुलिस को, वो भी वहां पर लिखा जाता है। फोटोग्राफ्स टेकन इन वेरियस एंगल्स, अलग अलग एंगल से उस बॉडी के फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं और उसका स्केच भी वहां पर प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या इंक्लूड होता है? तो नोट एनी एटम, पॉइजन और वेपन प्रेजेंट नियर द बॉडी, मतलब बॉडी के आसपास कुछ पॉइजन, वेपन या कुछ एटम मिलता है तो वो भी वहां पर नोट किया जाता है। लिस्ट ऑफ क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स, वहां पर कौन से क्लोथ्स मिले या कौन से ऑर्नामेंट्स मिले वो भी वहां पर नोट करते हैं। कंडीशन ऑफ बॉडी क्लोथ्स, मतलब बॉडी के ऊपर जो क्लोथ्स होंगे उनकी कंडीशन कैसे है। टॉर्न, बर्न इन स्मेल, मतलब कुछ स्मेल आ रही है या उस क्लोथ्स के ऊपर कुछ स्टेन्स वगैरह है ब्लड वगैरह के या किसी और केमिकल वगैरह के, तो वो भी वहां पर नोट डाउन किया जाता है। कंडीशन ऑफ बॉडी एंड स्किन, मतलब बॉडी की कंडीशन कैसी है, उनकी कंडीशन कैसी है, ये भी वहां पर नोट किया जाता है।
इंजुरी एंड फ्रैक्चर ऑन द बॉडी, मतलब बॉडी के ऊपर कुछ इंजुरी है या कुछ बॉडी का फ्रैक्चर हुआ है क्या, वो भी वहाँ पर नोट किया जाता है। कंडीशन ऑफ नेचुरल ऑरिफाइसेस, यहाँ पर नेचुरल ऑरिफाइस का मतलब क्या होता है, तो ऐसी जो हमारी ओपनिंग होती है जो बॉडी को कनेक्ट करती है किसी हॉलो कैविटी से या किसी ऑर्गन से, उसी को नेचुरल ऑरिफाइसेस कहा जाता है। जैसे कि हमारा नाक, कान, ये सब नेचुरल ऑरिफाइस में आते हैं। इसके बाद 13th है सिग्नेचर ऑफ द पुलिस ऑफिसर एंड पंचास, मतलब जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनकी और जो पंच थे साथ में उनकी सिग्नेचर उसके नीचे होती है। ठीक है, और ये सब मिलके फिर यहाँ पर पंचनामा तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सेट्स द बॉडी फॉर पोस्टमार्टम, पीएम एग्जामिनेशन के लिए उनको भेज देते हैं। कहाँ, तो नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विद द रिक्विजिशन लेटर एंड कॉपी ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पर हमारा पुलिस इंक्वेस्ट का पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट आता है अंडर सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी। पुलिस इंक्वेस्ट आता था अंडर सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट आता है अंडर सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी। इट इज कैरिड आउट बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, नाम में ही है मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रेट इनको कैरी आउट करेंगे मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट को। ठीक है, तो कैरिड आउट बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। और इनको सुपीरियर, मतलब जो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है इनको पुलिस इंक्वेस्ट से सुपीरियर यहाँ पर माना गया है। ठीक है, अब मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के लिए इंडिकेशंस कब कब दिए हैं, मतलब मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कब होना चाहिए ऐसा बताया गया है। तो डेथ इन पुलिस कस्टडी, मतलब पुलिस कस्टडी में अगर कोई होगा और वहां पर उसकी डेथ हो जाती है तब, या डेथ इन प्रिजन, मतलब अगर जेल में कोई होगा उस वहां पर किसी की डेथ हो जाती है, या डाउरी डेथ, मतलब डाउरी के लिए किसी की डेथ हो जाती है, या एक्सुमेशन। एक्सुमेशन का मतलब होता है बरीड बॉडी को वहां से जहां बरीड बॉडी थी उसको बाहर निकालना, उसी को एक्सुमेशन कहा जाता है। ठीक है, डेथ ड्यू टू पुलिस फायरिंग, मतलब पुलिस फायरिंग में किसी की डेथ हो जाती है, इन सब केसेस में यहाँ पर मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करने को कहा गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है कोरोनर्स इंक्वेस्ट। ठीक है, इट इज कैरिड आउट बाय कोरोनर, नाम में ही है कोरोनर्स इंक्वेस्ट, तो कैरी आउट कौन करेंगे, कोरोनर। इट वाज कंसिडर्ड द बेस्ट इंक्वेस्ट इन इंडिया, तो इस इंक्वेस्ट को सबसे बेस्ट इंक्वेस्ट कहा जाता था। अब था क्यों, क्योंकि अब ये फॉलो नहीं होता, ये फॉलो होता था कोलकाता और मुंबई में। कोलकाता में इसको स्टॉप कर दिया गया 1988 में और मुंबई में इसको स्टॉप कर दिया गया 1999 में। तो अब ये कहाँ फॉलो होता है, तो इट इज स्टिल फॉलोड इन यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा। इंडिया में अब कोरोनर्स इंक्वेस्ट फॉलो नहीं होता। तो जब ये फॉलो होता था तब कोरोनर कौन हुआ करते थे, तो कोरोनर इज अ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे उनको ही स्टेट गवर्नमेंट एज अ कोरोनर अपॉइंट कर सकते थे। या कोरोनर में भी डॉक्टर और लॉयर, डॉक्टर और लॉयर भी यहाँ पर कोरोनर हो सकते थे। ही इज एन, और कौन कौन हो सकता है, ही इज एन एडवोकेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब ऐसे एडवोकेट या ऐसे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जिनको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो उनको भी एज ए कोरोनर वहां पर अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर कोरोनर्स के पास कौन से पावर थे, तो पावर ऑफ कोरोनर। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ एन इंक्वायरी ओनली इनटू ऑल केसेस ऑफ अननेचुरल डेथ्स एंड नॉट अ कोर्ट ऑफ ट्रायल, मतलब इनको कोर्ट ऑफ ट्रायल लेने की यहाँ पर परमिशन नहीं थी, लेकिन इनको इंक्वायरी करने की सभी केसेस में यहाँ पर परमिशन दी गई थी। इनको असिस्ट किया जाता था 7 members ऑफ जूरी के द्वारा। ही कैन समन द विटनेस, वो विटनेस जो रहते थे उनको समान वहां पर कोरोनर कर सकते थे। ही कैन ग्रांट कंडक्ट मनी, ठीक है, वो उनको कंडक्ट मनी वहां पर ग्रांट कर सकते थे। ही कैन इशू वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ गिल्टी, मतलब जो वहां पर गिल्टी पाया जाता था उनका अरेस्ट वारंट वो वहां पर इशू कर सकते थे। ही कैन ऑर्डर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, मतलब पीएम एग्जामिनेशन वो वहां पर ऑर्डर दे सकते थे। ही कैन ऑर्डर एक्सुमेशन, एक्सुमेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया बरीड बॉडी को निकालना, उसका भी ऑर्डर यहाँ पर कोरोनर दे सकते थे। ही कैन नॉट अवॉइड पनिशमेंट टू एक्यूज्ड बट कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब वो जो वहां पर एक्यूज्ड मिलते थे उनको वहां पर पनिशमेंट नहीं दे सकते थे, लेकिन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दे सकते थे। ठीक है, पनिश कर सकते थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम, भी इंडिया में फॉलो आउट नहीं होता। इसको प्रैक्टिस किया जाता है यूएसए, कनाडा और जापान में। अब तक हमने जो 4 टाइप्स थे वो देख लिए। ठीक है, पुलिस इंक्वेस्ट, कोरोनर्स इंक्वेस्ट, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट और मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। इनमें से पुलिस इंक्वेस्ट और मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट ही इंडिया में फॉलो होते हैं। कोरोनर्स इंक्वेस्ट और मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम इंडिया में अब फॉलो नहीं होते। ठीक है, पहले हुआ करते थे। अब जो मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम है इसको कंडक्टेड बाय लीगली एंड मेडिकली क्वालिफाइड पर्सन हु इज
फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, मतलब जो फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होंगे वो ही यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन सिस्टम को कैरी आउट कर सकते थे या कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अ सुपीरियर टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो बाकी हमने इंक्वेस्ट पढ़े उन सब से वहां पर सुपीरियर कहा गया है मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम को। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पुलिस एंड कोरोनर्स इंक्वेस्ट में डिफरेंस। जो हमने यहाँ पर कोरोनर्स इंक्वेस्ट है और पुलिस इंक्वेस्ट, ये हमने दोनों पॉइंट पढ़ लिए, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये अब हम इस पॉइंट में देखते हैं। ठीक है, तो प्रीवेलेंस मतलब कहाँ कहाँ फॉलो होता है, तो पुलिस इंक्वेस्ट फॉलोड ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में फॉलो होता है, और कोरोनर इंक्वेस्ट यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान में फॉलो होता है, इंडिया में फॉलोड नहीं होता। इसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस इंक्वेस्ट में कौन होते हैं, नॉट बिलो रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, मतलब सब इंस्पेक्टर या इनके ऊपर के रैंक वाले ऑफिसर्स हो सकते हैं। ठीक है, और कोरोनर्स इंक्वेस्ट में फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं बोलेंगे, एज अ कोरोनर बोलेंगे, उनको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हो सकते थे। ठीक है, और प्रोसीजर कैसे हुआ करती थी, तो पुलिस इंक्वेस्ट में इनको सबसे पहले जो आसपास के मैजिस्ट्रेट थे उनको इन्फॉर्म करना पड़ता था, और कोरोनर्स इंक्वेस्ट में यहाँ पर जूरी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब पावर क्या क्या है दोनों के पास, तो पुलिस इंक्वेस्ट में पुलिस कैन नॉट कंडक्ट इन पुलिस कस्टडी एंड डाउरी, अगर किसी की पुलिस कस्टडी या डाउरी डेथ हो जाती है तो वहां पर पुलिस इंक्वेस्ट फॉलो या उनको पावर नहीं है इंक्वायरी करने की। लेकिन कोरोनर इंक्वेस्ट को क्या क्या है, तो कैन कंडक्ट इन ऑल अननेचुरल डेथ्स, मतलब कोई भी अननेचुरल तरीके से डेथ होती है तो वहां पर कोरोनर इंक्वेस्ट वहां पर कैरी आउट या कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, अरेस्ट, अब पुलिस इंक्वेस्ट मतलब पुलिस किसको अरेस्ट कर सकते हैं, तो ऑर्डर अरेस्ट इन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो वहां पर पुलिस वहां पर अरेस्ट किसी को कर सकते हैं, इश्यू वारंट फॉर अरेस्ट, और कोरोनर्स वहां पर अरेस्ट वारंट इशू कर सकते हैं। ठीक है, एक्सुमेशन जो बरीड बॉडी को निकालना, तो पुलिस इसको ऑर्डर नहीं दे सकते लेकिन कोरोनर इसको ऑर्डर दे सकते हैं। अब क्वालिटी और पीएम, यहाँ पर पुलिस इंक्वेस्ट उतना गुड, मतलब एज अ कोरोनर इंक्वेस्ट के सामने उतना गुड नहीं कहा गया है, और पोस्टमार्टम करने का मेडिकल ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर पुलिस इंक्वेस्ट में कहा गया है, और कोरोनर इंक्वेस्ट पीएम बाय पुलिस सर्जन, मतलब जो पुलिस सर्जन होते हैं उनके द्वारा पीएम करने का कोरोनर इंक्वेस्ट में कहा गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन कोरोनर एंड मैजिस्ट्रेट कोर्ट, कोरोनर कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट में क्या क्या डिफरेंस है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो कोरोनर कोर्ट था ये जो सबसे पहले प्रेजेंट था ओनली इन मुंबई एंड कोलकाता में। ठीक है, सिर्फ मुंबई और कलकत्ता ये दो ही जगह कोरोनर कोर्ट वहां पर हुआ करता था, कोलकाता और मुंबई में। ठीक है, अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट प्रेजेंट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट की जगह पर वहां पर मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। कोरोनर्स कोर्ट में क्लास 1 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और जूरी हुआ करते थे, और मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सीजेएम क्लास 1 और क्लास 2 हुआ करते थे। ठीक है, ये हमने हमारा जो पहला टॉपिक था कोर्ट्स एंड देयर पावर्स उसमें एक्सप्लेन कर लिया है मैजिस्ट्रेट कोर्ट को, वहाँ उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, कोरोनर्स कोर्ट में ड्यूटीज ओनली इंक्वेस्ट, कोरोनर कोर्ट रहते हैं उनकी ड्यूटी क्या रहती है, सिर्फ इंक्वेस्ट करना, और जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट रहते हैं उनकी ड्यूटी रहती है ट्रायल ऑफ केसेस, मतलब केसेस का ट्रायल लेना। ठीक है, कोरोनर कोर्ट की ड्यूटी क्या रहती है, ओनली इंक्वेस्ट करना, और मैजिस्ट्रेट कोर्ट की ट्रायल ऑफ केसेस लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कोरोनर कोर्ट एक्यूज नीड नॉट टू बी प्रेजेंट, मतलब जो एक्यूज रहता है उनको कोरोनर कोर्ट में प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जो एक्यूज रहता है उनको प्रेजेंट होने की जरूरत होती है। और जो कोरोनर्स कोर्ट होते हैं वो कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकते, लेकिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट पनिशमेंट दे सकते हैं, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। ठीक है, हमारा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल एविडेंस या विटनेस। यहाँ पर हमारा जो इंक्वेस्ट का जो टॉपिक था, मतलब जो सबसे पहला टॉपिक था, टॉपिक का सब टॉपिक इंक्वेस्ट, यहाँ पर हमारा जो इंक्वेस्ट का सब टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है मेडिकल एविडेंस एंड विटनेस। इसमें हम सबसे पहले विटनेस देखते हैं। तो विटनेस की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, डिफाइंड एज अ पर्सन हु गिव्स एविडेंस ऑन ओथ बिफोर द कोर्ट, मतलब ऐसा पर्सन जो कोर्ट के सामने ओथ लेता है और बाद में जो कुछ बताता है, ऐसे पर्सन को वहां पर विटनेस कहा जाता है। पर 3 टाइप बताए गए विटनेस के, सबसे पहला है सिंपल, ऑर्डिनरी या कॉमन विटनेस, सेकंड है एक्सपर्ट या स्किल्ड विटनेस, और थर्ड है होस्टाइल विटनेस। इनको हम वन बाय वन आगे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ विटनेसेस। तो सिंपल विटनेस कौन होते हैं, तो जो गिव्स एविडेंस ऑफ फैक्ट्स ऑब्जर्व, हर्ड और परस्यूड, मतलब उन्हें जैसा देखा, जैसा सुना या जैसा उनको समझा वो जैसे का वैसा जो बताते हैं उनको कहा जाता है सिंपल विटनेस। जैसे आई विटनेस ऑफ मर्डर, उन्होंने अगर किसी का मर्डर होते हुए देखा और उन्होंने वैसा का वैसा बताया तो उनको सिंपल विटनेस वहां पर कहा जाता है। सेकंड है एक्सपर्ट विटनेस,
एन एक्सपर्ट इन सम ब्रांच और फील्ड, मतलब किसी स्पेसिफिक मेडिकल वगैरह, इंजीनियरिंग, ऐसे स्पेसिफिक ब्रांच के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको वहाँ पर एक्सपर्ट विटनेस कहा जाता है। जैसे कि मेडिकल ऑफिसर मेंशनिंग नेचर ऑफ इंजुरी आफ्टर डेथ, मतलब डेथ के बाद मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे इंजुरी देखता है और वो कैसी इंजुरी है वो बताता है, उसी को वहाँ पर एक्सपर्ट विटनेस कहा जाता है। मतलब वो स्पेसिफिक इंजुरी क्यों हुई ये जो एक्सप्लेन करते हैं मेडिकल ऑफिसर कोर्ट में ओथ लेकर, ठीक है, उन्हीं को वहाँ पर एक्सपर्ट विटनेस कहा जाता है। और थर्ड टाइप है होस्टाइल विटनेस, मतलब होता है अनफेवरेबल टू हिज ओन पार्टी, मतलब खुद की पार्टी के वहां पर वो खिलाफ हो जाते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस आर परमिटेड इवन ड्यूरिंग चीफ एग्जामिनेशन, मतलब इस साइड से उनको एज अ विटनेस बुलाया गया था, उसी साइड के अपोजिट वो स्टेटमेंट देने लग जाते हैं और उनके पार्टी को ही वो अनफेवरेबल हो जाते हैं, उनको ही वहां पर होस्टाइल विटनेस कहा जाता है। तो ये यहाँ पर हमने 3 टाइप देख लिए विटनेस के, ठीक है। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है परजुरी। परजुरी का मतलब होता है गिविंग फॉल्स एविडेंस इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 191 ऑफ आईपीसी। मतलब परजुरी मतलब फॉल्स एविडेंस, मतलब गलत बताना। जैसे कि अगर ये होस्टाइल विटनेस है, ये खुद के पार्टी का जो था वो सही था, लेकिन अपोजिट में जाकर मतलब पैसे वगैरह अगर उनको दिए जाते हैं और अपोजिट स्टेटमेंट देते हैं, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं या फॉल्स एविडेंस देते हैं, तो उनको ही वहां पर परजुरी कहा जाता है। ये ऑफेंस माना गया है अंडर सेक्शन 191 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड का जो 191 सेक्शन हुआ करता था उसके अंतर्गत इसको ऑफेंस माना गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है मेडिकल एविडेंस। सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, एविडेंस हेल्प द कोर्ट डिसाइड केस। मेडिकल एविडेंस मीन एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ मेडिकल मैन और डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ कोर्ट टू डिसाइड अ केस, मतलब केस को सॉल्व करने के लिए मेडिकल मैन और डॉक्टर के द्वारा जो वहां पर एविडेंस दिया जाता है उसको यहाँ पर मेडिकल एविडेंस कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे वैसे आपको समझ आ जाएगा कि मेडिकल एविडेंस क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ मेडिकल एविडेंस यहाँ बताया गया है, इसमें 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज ओरल, सेकंड इज सर्कमस्टेंशियल एंड थर्ड इज रिटन एंड डॉक्यूमेंट्री। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और ये क्या होता है इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिटन एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को, ठीक है। तो ये एविडेंस होता है एविडेंस गिवन इन अ फॉर्म ऑफ पेपर और डॉक्यूमेंट्स, जो पेपर के फॉर्म में डॉक्टर देते हैं या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डॉक्टर जो प्रोवाइड करते हैं उसी को यहाँ पर रिटन एविडेंस कहा जाता है। इसका सबसे पहला टाइप है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया गया डॉक्टर के द्वारा, जैसे इल हेल्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट, इन सबको मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर कहा जाता है। ओनली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर गिव दिस, मतलब सिर्फ जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वही सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर दे सकते हैं। इशूइंग फॉल्स सर्टिफिकेट इज एन ऑफेंस, मतलब कोई अगर गलत सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देता है तो वो उसको ऑफेंस कहा गया है अंडर सेक्शन 197 ऑफ आईपीसी, ठीक है। इसके बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड नेवर कीप ब्लैंक साइन प्रिस्क्रिप्शंस, मतलब किसी खाली पेज, मतलब किसी खाली पेज या प्रिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर साइन करके उसको छोड़ नहीं देना है, ठीक है। ये आता है मेडिकल सर्टिफिकेट के अंतर्गत। हमारा जो रिटर्न एविडेंस का नेक्स्ट टाइप है वो सबसे पहले हमने देख लिया मेडिकल सर्टिफिकेट, और सेकंड है मेडिको लीगल रिपोर्ट्स, इनको एमएलसी भी कहा जाता है, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इनको प्रिपेयर करते हैं डॉक्टर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हमने पुलिस इंक्वेस्ट में देखा, तो वो जब डॉक्टर के रिक्वेस्ट करते हैं तब जो डॉक्टर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है रेप, मर्डर, क्रिमिनल केसेस, इन मैटर में जब डॉक्टर्स के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है, जैसे इंजुरी कितनी है, एज, बर्न, इम्पोर्टेंस, इंसैनिटी, इनके बारे में जो सब रिपोर्ट्स तैयार की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्हीं को मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स या मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स यहाँ पर कहा जाता है। ये जनरली कैसे बनता है, तो ये 3 पार्ट्स में बनते हैं। सबसे पहले पार्ट में इनका आता है इंट्रोडक्शन, मतलब प्रिलिमिनरी डाटा, जैसे नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, डेट, बॉडी को किसने लाया और उनको कंसेंट है कि नहीं है, वो सब यहाँ आता है पार्ट 1 या इंट्रोडक्शन में मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स के। और पार्ट 2 में आता है ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर्स ने उनमें क्या क्या देखा, एग्जामिनेशन एंड नोट डाउन फाइंडिंग्स ऑब्जर्व बाय डॉक्टर, डॉक्टर ने बॉडी में क्या क्या देखा वो वहां पर आता है। उसके बाद पार्ट 3 में आता है ओपिनियन, मतलब वहां उस सबको देखकर डॉक्टर्स का क्या ओपिनियन है वो वहां पर पार्ट 3 में आता है। ऐसे इन तीनों को मिलकर बनता है MLC या मेडिको लीगल रिपोर्ट्स या मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स यहाँ पर बनते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये फिर बाद में केस को डिसाइड करने में मदद करते हैं। रिटन एविडेंस का थर्ड टाइप है डाइंग डिक्लेरेशन। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, रिटन और वर्बल स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन हु इज लाइकली टू डाई नरेटिंग द कॉज ऑफ कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस, मतलब अगर कोई पर्सन की मृत्यु होने की संभावना है तो उस कंडीशन में वो पर्सन कैसे आया
ये जो बताता है रिटर्न या वर्बली, तो उसी को वहां पर डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। मतलब एक ऐसा पर्सन जो जिसकी मृत्यु होने की संभावना है, तो वो उसके ऊपर वो कंडीशन क्यों आई, ये जो बताता है उसको वर्बल या रिटर्न या दोनों टाइप में जो बताता है उसी को वहां पर डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसको रिक्वेस्ट स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन एंड प्रोसीजर, इसको स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन प्रोसीजर बताई गई है। अब इसकी प्रोसीजर क्या है नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताया गया है डाइंग डिक्लेरेशन की प्रोसीजर यहाँ पर बताई गई है। रिकॉर्डेड बाय एग्जीक्यूटिव या मैजिस्ट्रेट, डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कौन करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव रिकॉर्ड करते हैं या मैजिस्ट्रेट। डॉक्टर सर्टिफाइज कंपोज मेंटिस, यहाँ पर कंपोज मेंटिस का मतलब होता है साउंड माइंड, मतलब पेशेंट होता है वो साउंड माइंड की कंडीशन में होना चाहिए, मतलब उसका जो माइंड होता है वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, उसको यहाँ पर कंपोज मेंटिस कहा गया है। ठीक है, नो रिलेटिव और पुलिस अलाउड, डाइंग डिक्लेरेशन के वक्त जब डाइंग डिक्लेरेशन लेना वहां पर चालू होता है तब वहां रिलेटिव या पुलिस वहां पर अलाउड नहीं होती। नो ओथ एडमिनिस्टर्ड, उसको कोई ओथ नहीं दी जाती। लीडिंग क्वेश्चन हम उससे नहीं पूछ सकते। इन प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस, लेकिन वहां पर टू विटनेसेस का होना जरूरी होता है, डिसइंटरेस्टेड विटनेस वहां पर होने चाहिए। ठीक है, मतलब जिनका उस मैटर में कोई इंटरेस्ट ना हो या उनका कुछ फायदा ना हो, ऐसे वहां पर विटनेस दो वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, रिकॉर्डेड इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म, मतलब ये क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब रीडिंग क्वेश्चंस वहां पर परमिट नहीं है। लीडिंग क्वेश्चंस और क्वेश्चंस दोनों में डिफरेंस होता है, क्वेश्चंस वहां पर परमिटेड है लेकिन लीडिंग क्वेश्चंस वहां पर परमिटेड नहीं है। तो रिकॉर्डेड इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म इन वर्नाक्युलर, मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स, मतलब जैसा वो बोलेगा वैसा का वैसा वहां पर लिखना है। ठीक है, साइन बाय मैजिस्ट्रेट, उसको साइन कौन करते हैं, मैजिस्ट्रेट, जो पेशेंट और डॉक्टर एंड टू विटनेसेस, मतलब जो जो वहां पर प्रेजेंट थे, मैजिस्ट्रेट ने वहां पर डाइंग डिक्लेरेशन लिया और जो पेशेंट जिन्होंने दिया और जो डॉक्टर और दो विटनेसेस थे वो सब उस पर डाइंग डिक्लेरेशन पे साइन करते हैं। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो एक्सेप्टेड इन कोर्ट एज अ एविडेंस आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन, मतलब अगर उसकी वहां पर डेथ या मृत्यु हो जाती है तो ये कोर्ट में एज अ एविडेंस वहां पर माना जाता है। इफ पेशेंट डज नॉट डाई, अगर पेशेंट की वहां पर मृत्यु नहीं होती तो इट लूजेस इंपॉर्टेंस, तो जो डाइंग डिक्लेरेशन वहां पर बनाया गया था उसकी वहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। एविडेंस रिकॉर्डेड आफ्टर क्रॉस एग्जाम, तो कौन सा एविडेंस माना जाता है, उसके बाद कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद जो एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा वो माना जाएगा। वहां पर अगर पेशेंट मृत्यु नहीं होती तो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाता। ठीक है, इफ सर्वाइव्स फ्यू डेज इट रिमेन्स इट्स फॉल वैल्यू, मतलब डाइंग डिक्लेरेशन लेने के बाद अगर पेशेंट कुछ दिनों के लिए जीता है और बाद में उनकी मृत्यु होती है तब भी डाइंग डिक्लेरेशन को माना जाता है और उसकी फुल वैल्यू वहां पर रहती है। इफ मैजिस्ट्रेट नॉट अवेलेबल, मतलब डाइंग डिक्लेरेशन हमें लेना है और वहां पर कोई मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होगा तब रिकॉर्डेड बाय डॉक्टर हिमसेल्फ, लेकिन डॉक्टर तो होंगे तो डॉक्टर के द्वारा ही वो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जाता है। इन डाउरी डेथ, मतलब अगर डाउरी डेथ किसी की हो जाती है तो इसेंशियल टू बी रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट ओनली, तो सिर्फ वहां पर मैजिस्ट्रेट होने ही चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए, वहां पर डॉक्टर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक पेशेंट कैन नॉट राइट, मतलब कि पेशेंट अगर खुद से राइट नहीं कर सकता, मतलब अगर किसी को बर्न वगैरह हुआ है उसका हाथ वगैरह तो वहां पर लिख नहीं पाएगा तो ओरल स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड, तो ऐसी स्थिति में वहां पर उसकी ओरल स्टेटमेंट ली जाती है। इफ नाइदर राइट और नॉट स्पोक, मतलब वो ऐसी कंडीशन में है कि वो बोल भी नहीं सकता और लिख भी नहीं सकता, तो साइंस एंड गेस्चर्स रिकॉर्डेड, मतलब तो जो हाथ से बताएगा वो जैसा बताएगा वैसे ही, मतलब उसके हाथ के साइंस क्या थे या उसका गेस्चर्स क्या था वो वहां पर जैसा का वैसा रिकॉर्ड किया जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन में। ठीक है, ये यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन की इंपॉर्टेंस हो गई। इसके बाद हमारा 4 टाइप है रिटर्न एविडेंस का। डाइंग डिपोजिशन, डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन में यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर पढ़िएगा। ठीक है, डाइंग डिपोजिशन की बाद में मैंने कॉन्क्लूड भी किया है एज अ, मतलब दोनों का डिफरेंस, डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन का डिफरेंस आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को यहाँ पर मिल जाएगा वीडियो के आगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डाइंग डिपोजिशन की यहाँ पर डेफिनेशन। डेफिनेशन बताइए, स्टेटमेंट बाय अ पर्सन लाइकली टू डाई रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड एंड लॉयर ऑफ बोथ पार्टीज, मतलब ऐसा पर्सन जिनकी मृत्यु होने की संभावना है उनका स्टेटमेंट वहां पर रिकॉर्ड करना बाय मैजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड एंड लॉयर ऑफ बोथ पार्टीज। अब डिक्लेरेशन में क्या था, वो उस स्थिति में कैसे आया, मतलब वो उसकी डेथ किस वो कंडीशन में आने की वजह से हुई वो वहां पर डाइंग डिक्लेरेशन में रिकॉर्ड किया जाता था। और डाइंग डिपोजिशन में वो पर्सन लाइकली टू डाई, मतलब वो वहां पर उनकी मृत्यु होने की संभावना है और वो केस में क्या बताना चाहते हैं वो वहां पर रिकॉर्ड किया जाता है डाइंग डिपोजिशन में। ठीक है, आगे जो आप डिफरेंस पढ़ोगे दोनों का आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिया है, जब आप वो पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो डाइंग डिपोजिशन की प्रोसीजर यहाँ पर बताई गई है, ये नॉट फॉलोड इन इंडिया। जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो फॉलो होता है लेकिन डाइंग डिपोजिशन वहां पर इंडिया में फॉलो नहीं होता।
डॉक्टर प्रेजेंट टू सर्टिफाई कंपोज मेंटेज, जो डॉक्टर वहां पर रहते हैं उनको पेशेंट को कंपोज मेंटेज, जो मीनिंग मैंने आपको पहले अभी बताया साउंड माइंड पेशेंट होना चाहिए, वो वहां पर डॉक्टर ने उनको सर्टिफाई करना चाहिए। ओथ इज एडमिनिस्टर्ड, डाइंग डिक्लेरेशन में ओथ नहीं दी जाती थी, लेकिन डाइंग डिपोजिशन में वहां पर ओथ दी जाती है। क्रॉस एग्जाम इंक्लूड्स लीडिंग क्वेश्चंस, वहां पर डाइंग डिक्लेरेशन में सिर्फ क्वेश्चंस अलाउड थे, डिपोजिशन में लीडिंग क्वेश्चंस भी वहां पर अलाउड है। नो विटनेस रिक्वायर्ड, डिक्लेरेशन में विटनेस चाहिए थे और डिपोजिशन में विटनेस रिक्वायर्ड कोई जरूरत नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरा उल्टा हुआ है, मतलब ये फॉलोड नहीं होता, इसको कंपोज मेंटिस दोनों को, ये बस पॉइंट सेम है दोनों में, कंपोज मेंटिस पेशेंट को वहां पर सर्टिफाई करना पड़ता है। अब डिपोजिशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो इट हैज मोर वैल्यू बिकॉज द प्रोसीजर इज डन एज पर द कोर्ट प्रोसीजर, क्योंकि जो डिपोजिशन है वो वहां पर कोर्ट के सामने होता है, इसलिए इसकी ज्यादा वैल्यू वहां पर होती है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लेरेशन एंड डिपोजिशन का डिफरेंस, ये सबसे मेन है, अगर ये आप ये याद रखोगे तो आपको मार्क्स मिलने पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डाइंग, तो यहाँ पर देखते हैं डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन का डिफरेंस। तो डिक्लेरेशन होता है रिटन और वर्बल हो सकता है, लेकिन डिपोजिशन बस ओरल स्टेटमेंट होता है। डिक्लेरेशन में ओथ नहीं दी जाती, डिपोजिशन में ओथ दी जाती है, मतलब शपथ यहाँ पर दी जाती है और यहाँ पर नहीं दी जाती। ठीक है, डिक्लेरेशन में रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट, पुलिस या डॉक्टर यहाँ पर डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करते हैं, और डिपोजिशन सिर्फ मैजिस्ट्रेट यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। डिक्लेरेशन यहाँ पर 2 विटनेस प्रेजेंट होने चाहिए, डिपोजिशन में प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड और लॉयर यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। डिक्लेरेशन में कोई भी रिलेटिव या पुलिस अलाउड नहीं होती और डिपोजिशन में प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, डिक्लेरेशन में कोई भी लीडिंग क्वेश्चंस यहाँ पर परमिशन नहीं है, डिपोजिशन में लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। डिक्लेरेशन की वैल्यू थोड़ी सी कम बताई गई है, डिपोजिशन की वैल्यू ज्यादा बताई गई है क्योंकि ये कोर्ट में होता है। डिक्लेरेशन में अगर जब डिक्लेरेशन लेते हैं और फिर भी पेशेंट वहां पर जीवित रहता है तो उसकी इंपॉर्टेंस डिक्लेरेशन वहां पर खो देता है, लेकिन डिपोजिशन में इसका उल्टा हो जाता है, अगर पेशेंट वहां पर जीता भी है तो डिक्लेरेशन में वैल्यू नहीं रहती, लेकिन डिपोजिशन रिटेन्स इट्स फुल वैल्यू, डिपोजिशन में पूरी वहां पर वैल्यू रहती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ओरल एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ओरल या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, तो ओरल एविडेंस वो होता है तो एविडेंस गिवन ओरली अंडर ओथ इन कोर्ट, मतलब कोर्ट में ओथ मतलब शपथ लेकर वहां पर एविडेंस दिया जाता है, उसी को वहां पर ओरल एविडेंस कहा जाता है, इसको पैरल भी कहा जाता है। ठीक है, सुपीरियर टू रिटन एविडेंस बिकॉज क्रॉस एग्जामिनेशन इज पॉसिबल। अभी रिटन एविडेंस से सुपीरियर क्यों कहा गया है, क्योंकि कोर्ट में होता है तो वहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन पॉसिबल होता है, इसलिए ओरल एविडेंस को वहां पर सुपीरियर मतलब अच्छा कहा गया है। इसके बाद है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, तो कलेक्टेड फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस और सराउंडिंग्स ऑफ अ केस, मतलब जहां पर केस हुई है वहां से जो कलेक्ट किया जाता है, जैसे सुसाइडल नोट हो गई, फिंगरप्रिंट के मार्क्स हो गए, फुटप्रिंट्स के मार्क्स हो गए या बुलेट्स वगैरह जो वहां पे कलेक्ट की जाती है, इनको एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्ट ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल इन कोर्ट, मतलब मेडिकल प्रोफेशनल को कोर्ट में क्या करना पड़ता है ये यहाँ पर दिया गया है। तो डॉक्टर्स अपीयर इन कोर्ट इन 3 डिफरेंट सिचुएशंस, मतलब डॉक्टर्स को कोर्ट में कब जाना पड़ता है, तो यहाँ पर 3 सिचुएशंस में जाना पड़ता है। सबसे पहली कौन सी, एज एन एक्सपर्ट विटनेस टू सपोर्ट मेडिकल ओपिनियन, एक्सप्लेन द कंडीशन और रिस्पोंडेंट इन नेग्लिजेंस केसेस, मतलब एक्सपर्ट विटनेस, जो विटनेस में हमने टाइप्स देखा, तो एज एक्सपर्ट विटनेस वहां पर कोर्ट में डॉक्टर जा सकते हैं। सेकंड है एज एक्यूज्ड इन अ क्रिमिनल केस फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस, मतलब वो अगर कुछ ऑफेंस कर देते हैं तो उसमें उनके ऊपर कुछ क्रिमिनल केस होती है तो उसके ट्रायल के लिए कोर्ट में उनको वहां पर प्रेजेंट रहना पड़ता है। थर्ड है अब मेडिकल प्रोफेशनल एक्वायरिंग अ लॉ डिग्री विशिंग टू परस्यू प्रैक्टिस एज अ लॉयर, मतलब ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल जो एज अ लॉयर वहां पर प्रैक्टिस करना चाहते हो, ऐसे 3 सिचुएशंस में वहां पर डॉक्टर कोर्ट में होते हैं। ठीक है, अब ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर इन विटनेस बॉक्स में डॉक्टर्स की क्या ड्यूटी रहती है ये यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहला है बी वेल प्रिपेयर्ड विद डिटेल्स ऑफ एविडेंस बिफोर एंटरिंग द बॉक्स, विटनेस बॉक्स में खड़े होने से पहले वेल प्रिपेयर्ड वहां पर डॉक्टर्स को होना चाहिए, डिटेल्स ऑफ एविडेंस जो उनको एविडेंस है उनकी वहां पर डिटेल्स उनको पता होनी चाहिए। टेक ऑल रिकॉर्ड्स एंड रिलेवेंट रिपोर्ट्स, मतलब जो जो भी रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट्स उनको जरूरत पड़ेगी वो उनके साथ वहां पर होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि ओरिजिनल नोट्स, ऑटोप्सी रिपोर्ट्स, एक्सरे, फोटोग्राफ, कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, स्पेशल रिपोर्ट ऑन स्वैब एंड स्मीयर्स, ये सब जो वहां पर मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं वो वहां पर उनके पास होने चाहिए। इसी के साथ हमारा जो सेकंड टॉपिक था इंक्वेस्ट एविडेंस एंड विटनेस यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे होंगे और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू।